हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज अंकुश कुमार एंड योर ब्यूटीफुल सा चैनल बीटेक पॉली बाई एके। तो आज की वीडियो में हम इंजीनियरिंग फिजिक्स का पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इनएडिक्वेसी ऑफ क्लासिकल मैकेनिज्म, जैसा आपने थंबनेल पर देख रखा होगा। तो इसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि क्लासिकल मैकेनिज्म क्यों आई, क्लासिकल मैकेनिज्म के बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई थी, इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब क्लासिकल मैकेनिज्म थी तब ये मैक्रो जो आपके पास बड़े बड़े जो पार्टिकल्स जो रहते हैं उनको एक्सप्लेन कर रही थी, बट जो आपके पास माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी क्लासिकल मैकेनिज्म। तो इस वजह से क्वांटम मैकेनिक्स आई थी। क्यों? क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स में बड़े बड़े पार्टिकल्स तो एक्सप्लेन हो ही रहे थे और साथ के साथ जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स थे उन्होंने भी उसको भी एक्सप्लेन कर पा रही थी। तो माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं सर? माइक्रोस्कोपिक होते हैं स्टूडेंट जो हमें किसी माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाई दें, मतलब हम अपनी आंखों से दिखाई ना देते हैं वो, और किसकी हेल्प लेते हैं? हम किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टूडेंट माइक्रोस्कोपिक। जैसे ये पेन देख पा रहे हैं आप, पेन है, ये पेन किस किस से मिलकर बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। जब ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इसके अंदर एटम है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, क्या इनको हम आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसीलिए उनको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक, और जिन्हें हम आंख से देख सकते हैं उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज या पार्टिकल। तो इसी वजह से क्लासिकल मैकेनिज्म में हम पढ़ते हैं। तो ये क्या थी आपके पास? क्लासिकल मैकेनिज्म न्यूटन्स लॉ के ऊपर बेस्ड थी और एक मैक्सवेल थ्योरी अभी हम पढ़ाएंगे सेकंड लेक्चर में। न्यूटन्स लॉ तो आपने क्लास 10th में 9th में भी पढ़े होंगे, जो न्यूटन्स के 3 नियम थे उसके ऊपर बेस्ड थी, और एक मैक्सवेल थ्योरी आप क्लास 12th में पढ़ते हैं उसके ऊपर भी बेस्ड थी। इट इज़ वेरी सक्सेसफुल इन डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक। ये किसमें सक्सेसफुल थी? मैक्रोस्कोपिक, जो आपके पास बड़ी बड़ी जो बॉडीज होती हैं उसमें क्या थी? ये सक्सेसफुल थी। छोटी छोटी बॉडीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। जैसे यहाँ पर प्लैनेट्स, जो आपके पास प्लैनेट हैं उन्हें हम आंख से देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल्स जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, मशीन्स रही, चाहे क्यों ना ही फुटबॉल हो, जो हम अपनी, जैसे ये पेन है, ये भी किसके अंदर आएगी? क्लासिकल मैकेनिज्म के अंदर आएगी। बट इनकी जो स्पीड थी वो क्या थी? वेरी लो थी। किसके अकॉर्डिंग, किसके कंपैरिजन में? जो आपकी स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड ऑफ लाइट कितनी है स्टूडेंट? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसके कंपैरिजन में जो यहाँ पर जो पार्टिकल्स या जो भी बॉडीज लिखी हैं इनकी स्पीड क्या थी? स्लो थी। इस वजह से क्लासिकल मैकेनिज्म इनको ही एक्सप्लेन कर पा रही थी। जिनकी वेलोसिटी या जिनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के इक्वल थी, तो वो किसके अंदर आ रहे थे? क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आ रहे थे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों आई और क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं। उसके बाद बट व्हेन अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, जब इसको हम माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर क्या कर रहे थे? अप्लाई कर रहे थे। जैसे कि आपका एटम हुआ, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, बट यहाँ पर क्या हो रही थी? ये इट कंप्लीटली फेल्स। तो यहाँ पर फेल हो जा रही थी बार बार। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड, यहाँ पर जो क्लासिकल मैकेनिज्म में क्या था कि क्लासिकल मैकेनिज्म में आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए? लो थी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर ये क्या हो गई? फेल हो गई। इज दैट क्लियर? ओके। इट कुड नॉट, और ये क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी? इट कुड नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी क्या नहीं कर पाई थी? ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, और ना ही क्वांटम इफेक्ट, और ना ही रमन इफेक्ट, और एक्सेट्रा बहुत सारे जिनमें हम लाइट का यूज करते हैं उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। क्या नहीं कर पाई थी? क्लासिकल मैकेनिज्म। तो आई होप कि आपको
क्लासिकल मैकेनिज्म समझ में आई होगी क्या है क्लासिकल मैकेनिज्म। इज दैट क्लियर। उसके बाद बहुत सारे क्या हुए एक्सपेरिमेंट करे साइंटिस्टों ने, बहुत सारे क्या करे एक्सपेरिमेंट। जैसे यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन पहला एक्सपेरिमेंट था। तो यहाँ पर क्या लिया, एक बॉडी ली जिसका कलर जो है वो क्या है पूरा ब्लैक है। क्या है स्टूडेंट, ब्लैक। ए ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल ऑब्जेक्ट दैट एब्जॉर्ब ऑल इंसिडेंट रेडिएशन, जिसके ऊपर हम एक इंसिडेंट लाइट फॉल करवा रहे थे। तो वहां पर ये जो ब्लैक बॉडी थी वो पूरी जो आपके पास रेडिएशन थी उसको क्या कर रही थी स्टूडेंट, एब्जॉर्ब कर रही थी। ना तो उसमें कोई रिफ्लेक्शन हो रहा था और ना ही ट्रांसमिशन हो रहा था। ना तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक लाइट आती है फिर क्या हो जाती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बट ना उसमें ट्रांसमिशन हो रहा था, मतलब ट्रांसफर भी नहीं हो रही थी जो भी रेडिएशन हो रहा था। बट इट इज आल्सो अ परफेक्ट इमीटर ऑफ द रेडिएशन। बट ये किसके लिए था, एक परफेक्ट इमीटर था, किसके लिए, रेडिएशन के लिए। द रेडिएशन इमिट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। तो ये किसके ऊपर डिपेंड था, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड था। जितना टेम्परेचर ज्यादा रहेगा उतना ही लाइट को ये क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, उतना ही उसको क्या कर लेगा, वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। नॉट ऑन मटेरियल, ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं था कि मटेरियल नहीं होना चाहिए कि सपोज कोई और मटेरियल के लिया तो उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा, उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं था। और ना ही शेप के ऊपर डिपेंड था कि चाहे आप छोटा टुकड़ा लें किसी भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, चाहे बड़ा टुकड़ा लें, उसके भी ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तीसरा पॉइंट, When a black body is heated, जब ब्लैक बॉडी क्या हो, गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, इट्स emit all types of radiation। तो जब ये क्या करती है, जितने प्रकार के हमारे क्या होते हैं रेडिएशन होते हैं उन सभी को क्या कर देती है, इमिट करती है। धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होती है, जाने लगती है। ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इज दैट क्लियर। ओके अब इसमें क्या, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंपॉर्टेंट है, आता है AKTU में पूछा जाता है, तो यही 4 पॉइंट आपको लिखने होंगे। उसके बाद था स्टीफन लॉ। स्टीफन्स लॉ क्या कहता है कि जो आपके पास टोटल एनर्जी रहेगी, द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट सरफेस एरिया of a perfectly black body per unit time is directly proportional to the fourth power of its absorbed temperature। जो आपके पास एनर्जी जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर की। यदि मैं पावर 4 कर देता हूं और उसमें एक ब्लैक बॉडी परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या आता है, उसमें एक कांस्टेंट आता है जिसे आप स्टीफन्स लॉ के नाम से जानते हैं। तो यही था स्टीफन्स लॉ। ठीक है, ये था। अभी हमने देखा E इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं स्टूडेंट हम नीटा। ये जो नए जो बनना है ये, इसको हम क्या बोलते हैं, नीटा बोलते हैं स्टूडेंट। यदि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, नीटा, और टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल हो जाती है, उसको स्टीफन्स लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट E यहाँ पर क्या है, E है रेडिएंट एनर्जी। क्या है स्टूडेंट, रेडिएंट एनर्जी इमिट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। एक एनर्जी एक सेकेंड में कितनी एनर्जी इमिट हो जाती है एक एरिया से, पर यूनिट एक यूनिट एरिया से। और यहाँ पर ये जो नीटा है नीटा बोलते हैं वैसे तो, स्टीफन्स बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी एक फिक्स वैल्यू रहती है, ये इसकी क्या है, फिक्स वैल्यू है। ठीक है, और टी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, टेम्परेचर है जो कि केल्विन में कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये था स्टूडेंट आपका स्टीफन्स लॉ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, स्टीफन्स लॉ इम्पॉर्टेंट नहीं है बट पूछ भी लिया जाता है कि कभी कभार, तो फिर आपको यही लिखना है। बस फॉर्मूला याद होने चाहिए, फॉर्मूला से ही हम डेफिनेशन बना लेते हैं। उसके बाद
रेलेग जीन्स लॉ, रेलेग जीन्स लॉ से वाइगन्स लॉ कुछ पढ़ते हैं हम, तो वो हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि इम्पोर्टेंट ही पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं बस। तो रेलेग जीन्स लॉ क्या कहता है कि आपके पास इट इज यूज्ड टू क्लासिकल थ्योरी, तो ये किसके लिए था स्टूडेंट? क्लासिकल थ्योरी के लिए था, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड थर्मोडायनेमिक, किसके अंदर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और थर्मोडायनेमिक टू शो द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रल एनर्जी। तो वो क्या एनर्जी क्या करता है, दिखाता है कि म्यू विद इन ब्रैकेट लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4 और डी लैम्डा। तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू है, ये फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। इन्होंने ये फॉर्मूला दिया, क्यों दिया? क्योंकि ये लिमिटेशन देखना चाह रहे थे कि यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो क्या है, यदि मैं यहाँ पर छोटी वेवलेंथ करूँ, यानी कि वेवलेंथ को छोटा कर देता हूँ तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर मैं इसको ग्रेटर कर देता हूँ तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये देखना चाह रहे थे कौन? रीन्स जीन्स लॉ, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, वो देखना चाह रहे थे। तो यहाँ पर ये म्यू विद इन ब्रैकेट लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है ये स्टूडेंट? डेंसिटी है, क्या है? एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी इन वेवलेंथ इंटरवल कहाँ कहाँ से जाएगी? लैम्डा से लैम्डा प्लस डी लैम्डा तक जाएगी। इज दैट क्लियर? उसके बाद के यहाँ पर स्टूडेंट है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या है स्टूडेंट? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो यहाँ पर के आप देख पा रहे हैं के, तो यहाँ पर ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। उसके बाद टी यहाँ पर क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अभी बताया टी यहाँ पर क्या है स्टूडेंट? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और लैम्डा, लैम्डा यहाँ पर वेवलेंथ है, लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। जब ये किसके लिए था, इसकी लिमिटेशन क्या थी? इसकी लिमिटेशन थी स्टूडेंट, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। किसके लिए था? ओनली लॉन्गर वेवलेंथ। यदि वेवलेंथ क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी, तो उसके लिए ये था बस, ठीक है, इसकी ये लिमिटेशन थी। शॉर्टेस्ट के लिए क्या था? वाइगन्स लॉ एक था, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए था स्टूडेंट। जब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ले रहे थे तो वहां पर उसकी वो लिमिटेशन थी वाइगन्स की। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पॉइंट और लिखा है, म्यू लैम्डा इज डायरेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन लैम्डा की पावर 4। यहाँ पर क्या होगी? वेवलेंथ क्या होगी? शॉर्टर हो गई। वेवलेंथ क्या हो गई? शॉर्टर, वेवलेंथ छोटी कर दी, तो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? उसकी इन्फिनिटी हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो जाती है? इन्फिनिटी। दिस मीन्स अ हॉट बॉडी, एक आपके पास हॉट बॉडी शुड रेडिएट इनफाइनाइट एनर्जी इन यूवी अल्ट्रावायलेट रीजन। तो यहाँ पर ये क्या करेगी? एक गर्म बॉडी क्या करती है? वो इनफाइनाइट एनर्जी को क्या करती है? हीट करती है। कैसी, किस फॉर्म में करेगी? यूवी रीजन में, अल्ट्रावायलेट रीजन में। इस वजह से यहाँ पर ये जो लॉ दिया था ये क्या हो जाता है? फेल्स हो जाता है, ठीक है, ये क्या हो जाता है? फेल्स। प्लांक्स अकॉर्डिंग टू द प्लांक्स थ्योरी, किसके अकॉर्डिंग? प्लांक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू विच एनर्जी इज इमिटेड, जो भी एनर्जी क्या हुई? इमिटेड हुई या फिर एब्जॉर्ब। देखिए इमिटेड होती है मतलब निकलना एनर्जी का, एब्जॉर्ब होती है मतलब एक तरीका से वो एब्जॉर्ब कर रही है अपने अंदर। इन डिस्क्रीट क्वांटा, तो वो किसकी फॉर्म में करती है? क्वांटा की फॉर्म में डिस्क्रीट करती है, जिसका एक फॉर्मूला प्लांक्स हाइपोथेसिस में हम पढ़ते हैं, E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज इक्वल टू एच म्यू। देखिए E यहाँ पर स्टूडेंट एनर्जी है, H यहाँ पर प्लांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, और म्यू यहाँ पर क्या है? म्यू है वेवलेंथ। क्या है स्टूडेंट? म्यू वैसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, 1 अपॉन एफ, तो एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू होता है, ठीक है, म्यू। तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा होता है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये स्टूडेंट म्यू है, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, और म्यू की वैल्यू हम रख देते हैं तो ई की वैल्यू क्या आ जाती है? ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, एच सी अपॉन लैम्डा म्यू की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। तो ये था आपका
इनएडिक्वेसी ऑफ द क्लासिकल मैकेनिज्म। आई होप कि आपको ये जो वीडियो है, ये जो लेक्चर हैं, जितने भी लॉ हमने पढ़ाए हैं समझ में आए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे प्लांक्स हाइपोथेसिस और क्वांटम इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो 3 टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।